बात शुरू की थी, तब एक प्रश्न आया था कि तीनों पुरुषार्थों में काम पुरुषार्थ तो प्रारंभ बिंदु है, तो उसकी बात पहले क्यों नहीं करना। हमने ऐसा समझा कि काम पुरुषार्थ तो साहजिक रूप से हमारे साथ रहा ही है, माने वही तो प्रारंभ बिंदु है। लेकिन कामना पूर्ति के लिए हम जो लौकिक जीवन में, व्यवहार जीवन में करते हैं, उससे संबंधित तो अर्थ पुरुषार्थ है। इसलिए हमने अर्थ पुरुषार्थ से बात शुरू की है। अर्थ पुरुषार्थ के मूल सूत्रों की हम बात करके आज हम काम पुरुषार्थ की ओर भी जाएंगे। हम लोग समाज बनाकर रहते हैं। समाज किसको कहते हैं? तो जो प्राणियों से भिन्न वृत्ति प्रवृत्ति वाले हैं, जो अंतःकरण की प्रेरणा से ही अपना व्यवहार करते हैं, वे मनुष्य होते हैं। सारे मनुष्य एक साथ मिलकर रहते हैं, तब वह समाज होता है। समाज में विश्व भर के जितने भी समुदाय हैं, जितने भी लोग हैं, वे एक दूसरे के साथ संबंधित होकर रहते हैं। अकेले अकेले नहीं रहते। यह अकेले अकेले नहीं रहना, सबको साथ लेकर, सबके साथ जुड़कर रहना, इसका एक भारतीय खास संदर्भ है। वह क्या है? सबके साथ आत्मीय संबंध से जुड़ना और उसके आधार पर एक दूसरे का भला चाहते हुए, भला करते हुए, सबके लिए करुणा, प्रेम आदि भावों से जुड़कर सबके हित की कामना करके एक साथ रहना, वह भारतीय समाज की विशेषता है। यह भारतीय समाज की एक खास बात है। इसे कहते हैं आत्मीयता के संबंध। तो आत्मीयता के संबंध से जुड़कर जब हम साथ रहते हैं, तब हम समाज बनाकर रहते हैं, ऐसा कहा जाएगा। समाज के बारे में अधिक विस्तार से हम बाद में बात करेंगे, परंतु अर्थ पुरुषार्थ के लिए भी यह सूत्र स्वीकार करके चलना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका उल्लेख पहले किया है। समाज उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बनना चाहिए। समाज सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा आदि को लेकर एक साथ रहना चाहिए। समाज चिरंजीव रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें? इसी का निर्देश ये त्रिवर्ग पुरुषार्थ में किया गया है। तो श्रेष्ठ समाज के दो लक्षण होते हैं, दो आयाम होते हैं। एक है संस्कृति और दूसरी है समृद्धि। संस्कृति की बात जब हम धर्म पुरुषार्थ की बात करेंगे तब करेंगे, परंतु अभी अर्थ पुरुषार्थ की बात करते हैं तो समृद्धि की बात करनी चाहिए। तो श्रेष्ठ समाज समृद्ध होना चाहिए। समृद्ध समाज का अर्थ है जो भी जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है वह विपुल मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। कहीं पर भी अभाव नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी जो कुछ चाहिए वह आराम ही मिलता, विपुल मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैभव होना चाहिए। बहुत अच्छे पदार्थ मिलने चाहिए। मैंने भोजन करना है तो इतने विविध प्रकार के स्वादिष्ट और ऐसे भरपूर मात्रा में व्यंजन मिलने चाहिए।
उसको समृद्धि कहते हैं। वस्त्र अलंकारों की बात करें तो श्रेष्ठ उत्कृष्ट गुणवत्ता के ऐसे वस्त्र हमको मिलना चाहिए, विपुल मात्रा में मिलना चाहिए। आवास है, भोजन है, वस्त्रालंकार है, मनोरंजन के साधन है, जो जो भी हम अच्छे जीवन के लिए कामना करते हैं वो सब विपुल मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। उसको हम वैभव कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। ऐसा जहां उपलब्ध है उस समाज को हम समृद्ध समाज कहेंगे। भारत में ऐसे समृद्ध समाज की ही कामना की गई है। व्यक्तिगत जीवन हो या वैश्विक जीवन हो, सामुदायिक जीवन हो, समृद्ध समाज होना चाहिए। अब ऐसे भारत का समाज हमेशा समृद्ध रहा है। गरीब, दरिद्र, वंचित, शोषित, पीड़ित, ऐसे व्यक्ति की कभी कल्पना नहीं की गई है। ये सारे शब्द हमारे 150 वर्ष से प्रयोग में आने लगे हैं, सुनने में आने लगे हैं। बाकी कभी किसी को अभाव रहा ऐसा तो हमने नहीं सुना। एक राजा भी हमेशा कहता है मेरे राज्य में कहीं पर भी किसी को भी अभाव नहीं, कोई दीन नहीं, दुखी नहीं, दरिद्र नहीं, अभावों में रहने वाला नहीं। ऐसे राज्य की कामना राजा भी करता है और राजा उसकी व्यवस्था भी करता है। तो पहली बात है विपुलता। तो हमारा जो भारतीय अर्थशास्त्र है वह भी विपुलता का अर्थशास्त्र है, अभावों का अर्थशास्त्र नहीं है। आज हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और जिसमें व्यवहार कर रहे हैं वह अर्थशास्त्र तो अभावों का अर्थशास्त्र है, जो संपूर्ण समाज को दारिद्र्य की ओर ही ले जाने वाला है। तो पहला मुद्दा अर्थ पुरुषार्थ में हम ऐसे रहें, ऐसे बने, ऐसा करें कि संपूर्ण समाज समृद्ध हो, समृद्धि बनी रहे, समृद्धि की सुरक्षा हो और समृद्धि उपलब्ध हो। अब ऐसा कैसे होगा? इसके लिए तो हमें करना चाहिए, कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ पद्धति विकसित करनी चाहिए। तो फिर हमने समृद्धि के लिए कौन सी पद्धतियां, कौन सी नीतियां विकसित की हैं? तो सबसे पहला है सभी को काम करना चाहिए। ये बात हमने गत चिंतन सत्र में भी बोली थी। सबको काम करना चाहिए, सबको उत्पादन की ओर जाना चाहिए, प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, कुछ उत्पादन करना चाहिए। अब हमने ये भी देखा था कि समृद्धि के मूल आधार जो है, मूल स्रोत जो है, वह एक है प्राकृतिक संपदा। माने भगवान ने भारत भूमि को अत्यंत समृद्ध प्राकृतिक स्रोत दिए हैं। भारत का समुद्र रत्नाकर है, माने रत्नों का भंडार है। भारत की भूमि खनिज संपदा से समृद्ध है। भारत की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। भारत में ही कहीं कहीं वर्ष में 3 फसलें होती हैं, 2 तो अधिकतर होती हैं और कहीं पर वर्ष में 1 ही फसल होती होगी। इतनी समृद्ध है। भारत का पानी अत्यंत पोषक है। भारत का हवामान, भारत का तापमान, भारत का आकाश, भारत के अरण्य, भारत की वनस्पति संपदा, भारत के पर्वत, भारत की इवन रणभूमि, ये सारी के सारी जो प्राकृतिक संपदा है वो भारत को भगवान ने ही दी हुई है। यह हमारी समृद्धि का स्रोत है। परंतु दूसरा स्रोत है कारीगरी और कुशलता। हम इन समृद्धि के स्रोतों का उपयोग कैसे करते हैं, उससे क्या निर्माण करते हैं, ये दूसरा स्रोत है। यह भी भारत के इतिहास में हम देखेंगे तो विश्व में सबसे अधिक गुणवत्ता वाला रहा है। भारत के बुनकर की उंगलियां जिस उत्कृष्टता का कपड़ा बुनती हैं, उस उत्कृष्टता को आज के भी विश्व के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यंत्र पहुंच नहीं पाए हैं।
तो कारीगरी भारत के मनुष्य के हाथ को भगवान ने ही दी है। और तीसरी निर्माण क्षम बुद्धि, अत्यंत विलक्षण कृति सृजनशील बुद्धि से हाथ को अनेक विविध प्रकार के पदार्थों का उत्पादन करना, निर्माण करना सिखाया है। तो बुद्धि, कर्मेंद्रिय और प्राकृतिक संपदा, ये तीन हमारे समृद्धि के स्रोत हैं। इनका उपयोग करना चाहिए। किसी को भी निर्बुद्ध बनकर कुछ काम ही करना नहीं आता है, कुशल बनकर काम करने की वृत्ति ही नहीं है, और प्राकृतिक संपदा का दुर्व्यय करने की ही वृत्ति है, ऐसा नहीं चलेगा। ये इसको कभी भी क्षम्य नहीं माना है। और इसलिए भारत के हर हाथ को काम करना चाहिए, हर बुद्धि को काम कैसे करना इसकी ओर प्रवृत्त होना चाहिए। तो पहला सूत्र है, समृद्धि के लिए काम करो। किसी ने आलसी नहीं रहना, किसी ने निठल्ले नहीं रहना, किसी ने भी बिना श्रम किए, बिना काम किए नहीं रहना। ये पहला मुद्दा है। दूसरा, वृत्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? मुफ्त का कुछ नहीं लेना। हमने कुछ किया नहीं और हमको कुछ प्राप्त हो, ऐसा ऐसा विचार भी मन में नहीं आना चाहिए, ऐसी कल्पना भी मन में नहीं आनी चाहिए। मुफ्त में लेने की वृत्ति वाला व्यक्ति तो कदाचित प्राप्त कर लेगा, परंतु वह दीन बनेगा, वह विवश बनेगा, वह दास बनेगा, वह पराधीन बनेगा। उसकी वृत्ति ही उसको पराधीन बनाएगी। वह कम गुणवत्ता वाला भी मिले तो ले लेगा, उसका स्वमान नहीं रहेगा। इसलिए सूत्र बनाया, मुफ्त में कुछ भी मत लो। और उसके साथ जुड़ा हुआ नियम बनाया, सूत्र बनाया, तुम जितना काम करते हो वह तुम्हें जो मिलता है उससे अधिक होना चाहिए। आपको समाज को देना चाहिए। तो देना महत्वपूर्ण बात है। फिर जब दोगे तो अपने आप ही बदले में कुछ मिलेगा। तो मिलेगा यह मापदंड नहीं है। हमने किसी के लिए कुछ किया, किसी को कुछ दिया, यह देने का विचार करना, यही मापदंड है। तो भारतीय समाज ने प्रतिष्ठा किसमें स्थापित की? कौन कितना देता है, कौन कितना दूसरों के उपयोग में आता है, कौन कितना दूसरों का भला हो इसलिए काम करना, उत्पादन करना, देना हमारा कर्तव्य है, ऐसा मानता है, उसके ऊपर उसकी प्रतिष्ठा निर्भर करती है। कौन कितना लेता है, कौन कितना प्राप्त करता है, कौन कितना समृद्ध संग्रह करता है, उसके आधार पर प्रतिष्ठा नहीं है। कौन कितना देता है उसके आधार पर प्रतिष्ठा है। इस बात ने हमारे सारे व्यवसायों का मूल आधार बनाया है कि हाथ को काम तो करना ही चाहिए, उत्पादन करना चाहिए। तो उत्पादन ये मूल बात है। समाज को समृद्ध होना है तो सभी हाथों ने निर्माण कार्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। इस बनाने की प्रवृत्ति और वृत्ति को उद्योग कहते हैं। उद्योग से उत्पादन होता है। तो हर हाथ को उत्पादन में प्रवृत्त होना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। अब उत्पादन के लिए कुछ नियम बनाए। क्या नियम बनाए? तो समाज की समृद्धि का आधार भौतिक पदार्थों के उत्पादन पर रहेगा। जो अभौतिक है उन पदार्थों के उत्पादन और वितरण विनिमय से समृद्धि नहीं आकी जाएगी। उदाहरण के लिए मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, वह भौतिक समृद्धि का स्रोत नहीं बनेगा। मैं किसी की सेवा कर रही हूँ, वह भौतिक समृद्धि का स्रोत नहीं बनेगा। मैं किसी को धर्म का उपदेश दे रही हूँ, किसी के झगड़े सुलझा रही हूँ,
तो मैं काम तो कुछ नहीं कर रही, माने उत्पादन तो भौतिक पदार्थ का हो ही नहीं रहा है। मेरा दिन तो ऐसे ही चला जाता है कि मैं न्याय करती हूँ, मैं उपदेश करती हूँ, मैं सेवा चाकरी करती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ। तो उससे भौतिक समृद्धि नहीं प्राप्त होगी, ये आधार नहीं है। ये पहली बात है कि उत्पादन भौतिक पदार्थों का होगा। हाँ, मैं अन्न का उत्पादन कर रही हूँ, ठीक बात है। मैं कपड़े का उत्पादन करती हूँ, ठीक बात है। मैं मिट्टी के पात्र बना रही हूँ, ठीक बात है। मैं लकड़ी का फर्नीचर बना रही हूँ, ठीक बात है। मैं आवास बना रही हूँ, ठीक बात है। ये सब भौतिक पदार्थ हैं और भौतिक पदार्थों का निर्माण है। तो इससे समाज की समृद्धि आकी जाएगी। इसी को उद्योग कहते हैं। तो उद्योग ये मूल बात है, और किसी भी समाज को समृद्ध होना है तो समाज के अधिकांश लोगों को उद्योगशील बनना होगा, और उद्योगशील के साथ साथ उद्यमशील बनना होगा। आज भी उद्योग तो चल रहे हैं, परंतु हाथ से काम करने वाले उद्योग नहीं है, मशीन से चलने वाले उद्योग हैं। तो ये भी समृद्धि का स्रोत तो नहीं बनेगा। इसलिए हाथ से काम करो, हाथ से निर्माण करो, हाथ से उत्पादन करो, भौतिक पदार्थों का उत्पादन करो और उससे समृद्धि प्राप्त करो। ये समाज का, भारतीय समाज का अर्थ पुरुषार्थ है। यह व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। तीसरा, अब उत्पादन है तो उत्पादन के भी कुछ नियम हैं। पहला तो भौतिक पदार्थों का है उत्पादन करना, ये है। परंतु भौतिक पदार्थ भी तो अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें से कौन से भौतिक पदार्थों का उत्पादन करना, कौन से नियम उसको लागू होंगे? सबसे पहला, ऐसे भौतिक पदार्थों का, पहले तो निर्बंध की बात है, ऐसे भौतिक पदार्थों का उत्पादन नहीं करना जिससे प्रकृति का पर्यावरण नष्ट हो, पर्यावरण का प्रदूषण हो, पर्यावरण की हानि हो। ऐसा उत्पादन बिल्कुल नहीं कर सकते। वह अधर्म है, वह पाप है, वह दंड के योग्य है, वह बिल्कुल ही नहीं चलेगा। एक भी शास्त्र इसको मान्यता नहीं देगा। एक भी समझदार व्यक्ति की बुद्धि इसको मान्यता नहीं देगी। राज्य का कोई कानून इसको मान्यता नहीं देगा। ये दंड के भागी होंगे, यह अपराध होगा, इसका यह दोष होगा, इसको दंड मिलना ही चाहिए। ये सबसे पहला नियम है। अब हम तो देखते हैं कि आज इसका ये न तो कानून है, न दंड है, न पाप है, न अपराध है, न दोष है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पहला नियम भारतीय अर्थ पुरुषार्थ का यही है कि आप ऐसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते जिससे पर्यावरण की हानि हो। और इसका प्रमाण हमको इतिहास में मिलता है। 10,000 वर्षों से भारत में खेती होती आई है, कभी भी भूमि की उर्वरता कम नहीं हुई, कभी भी भूमि बंजर नहीं बनी। गुणवत्ता, जो फसलों की गुणवत्ता है, वह बनी रही। कभी भी पानी का प्रदूषण नहीं हुआ, कभी भी वायु का प्रदूषण नहीं हुआ, कभी भी प्रदूषण जन्य रोग नहीं हुए, कभी भी प्रदूषण जन्य अस्वास्थ्य नहीं हुआ। ये तो प्रमाण है कि हम इसी प्रकार से उत्पादन करते आए हैं। और तब भी भारत की भूमि में इतना अन्न उगता है कि वह तो आवश्यकता के से बहुत अधिक है। पूरे विश्व को हम अन्न दे सकते हैं। इतनी भूमि और मनुष्य की वृत्ति दोनों का सामंजस्य है और खेती करने की कुशलता है। तो सभी प्रकार के उद्योगों का पहला सूत्र ये है, पर्यावरण की हानि नहीं होना। दूसरा, हम उत्पादन करेंगे, उसका उपभोग तो सर्वजन समाज करेगा।
तो दूसरा नियम है उपभोक्ता जो उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करता है, उपभोग करता है, उसके स्वास्थ्य की हानि नहीं होनी चाहिए, उल्टे उसका पोषण होना चाहिए, ये दूसरा नियम है। तो आज हम देखते हैं कि उत्पादन करने वाला इन बातों का तो विचार ही नहीं करता है, कभी भी विचार नहीं करता है। उपभोक्ता ने अपनी सुरक्षा की चिंता कर लेनी चाहिए, कोई गारंटी नहीं कि प्राप्त होने वाली वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं है। उसने आरोग्य शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसने अपने आप पर संयम करना चाहिए, उसने सारी खरीदी की चिंता करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा की चिंता कर लेनी चाहिए। उत्पादन करने वाला कुछ भी दे सकता है, उत्पादन करने वाला किसी भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। ये अधर्म है, ये पाप है, ये अपराध है। लेकिन हम देखते हैं ना, बाजार में दूध की मिठाइयां मिलती है, इतने दूध को देने वाली गाय भैंसे हमारे देश में है ही नहीं, तो फिर कहां से होती है ये दूध की मिठाइयां, मिलती कहां से हैं? उत्पादन के समय स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल नहीं की, पर्यावरण की चिंता बिल्कुल नहीं की, और फिर खाने वाले धड़ल्ले से खाते हैं। इतनी बुद्धि होती है गिनती करने की कि ये दूध कभी असली हो ही नहीं सकता, तो भी खाते हैं। इतनी हमारी शिक्षा अनर्थक तो बन ही गई है। तो दूसरा नियम है, उत्पादन में उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि नहीं होनी चाहिए, यह पाप है। इसलिए ये दूसरा उत्पादन का नियम है, निर्बंध है, कानून है। कौन सा कानून? धर्म का कानून है। राज्य का तो है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन धर्म का कानून है। और तीसरा, वो ये स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तो एक तुलना में भौतिक आयाम हुए, परंतु दूसरा जो मानसिक है, वह समाज की स्वतंत्रता का नाश नहीं होना चाहिए। कौन सी स्वतंत्रता? आर्थिक स्वतंत्रता का नाश नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक स्वतंत्रता का नाश नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? फुटपाथ के किनारे पर टूटी हुई चप्पल रिपेयर करने वाला मोची गरीब भले है, परंतु अपने धंधे का स्वामी है। और बाटा की कंपनी में मैनेजर भी नौकर है। तो एक नौकर है, एक स्वामी है। पैसा कितना मिलता है इसके साथ संबंध नहीं है। आप स्वामी है, स्वतंत्र है कि नहीं है, ये मापदंड है। ये सुसंस्कृत समाज का मापदंड है, ये विकसित समाज का मापदंड है। सबको अपने अपने उत्पादन के कार्य का स्वामी होना चाहिए, नौकर नहीं। आज हम संक्षेप में देखेंगे, आज हमारे उत्पादन के उद्योग हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, एक स्थान पर इतना अधिक उत्पादन हो रहा है। हमारे उत्पादन करने वाले यंत्रों को 24 घंटे चलना ही चाहिए, तभी मालिक को परवड़ता है, नहीं तो नहीं परवड़ता। इसलिए 24 घंटे कारखाने चलते हैं, इतना अधिक उत्पादन होता है, परंतु उसमें काम करने वाले लोगों की क्या स्थिति है? वे लोग या तो नौकर हैं या मजदूर हैं, स्वामी नहीं है। और 100 लोगों के स्थान पर 10 लोगों को ही काम मिलता है, बाकी 90 लोग तो बेचारे बेरोजगार ही घूमते हैं। अब कौन सी बेरोजगारी हम कम करेंगे? इससे नहीं कर सकते। उत्पादन बढ़ रहा है, कुछ लोगों की समृद्धि बढ़ रही है, पैसा सबसे खींच खींच कर कुछ थोड़े लोगों के हाथ में आ रहा है, परंतु अधिकांश समाज जो है वह आर्थिक स्वतंत्रता गंवा कर मजदूर और नौकर बनने के लिए
मजबूर हो गया है, क्योंकि उसको पेट तो भरना है। अधिकांश समाज ऐसे नहीं प्रवृत्त हो सकता, भूखों मर जाएंगे लेकिन कारखाने में काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए स्वतंत्रता स्वाभाविक होनी चाहिए, उसके लिए स्वतंत्रता व्यवस्था के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए, कानून के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए, वृत्ति मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए, उसका नाश होता है। तो ऐसा उत्पादन हम नहीं कर सकते जहां अधिकांश लोगों की स्वतंत्रता का नाश हो। हमको तो पग पग पर उदाहरण दिखाई देंगे कि इन तीनों में से एक भी बात की चिंता आज नहीं की जाती है। इसका अर्थ है कि हमारा अर्थ पुरुषार्थ बिल्कुल ही विपरीत आधारों पर निर्माण हो गया है, भारतीय आधार पर नहीं चल रहा है। तो ये उत्पादन की बात हुई, ये उद्योगों की बात हुई। ऐसा उत्पादन होना, अधिकतम होना, और समाज के सर्वाधिक संख्या में लोग इसमें लगने चाहिए, क्योंकि उत्पादन ही प्रमुख आधार है समृद्धि का। अनुत्पादक जितने भी काम बढ़ रहे हैं, उतना अंततोगत्वा समाज दारिद्र्य की ओर ही जा रहा है। तो हम देखेंगे कि दो बातें हुई है हमारी। एक तो उत्पादन में कम लोग लग रहे हैं। क्यों कम लोग लग रहे हैं? इसका और एक कारण है, यंत्र बढ़ गए हैं और मनुष्य निकम्मा बन रहा है, अनएम्प्लॉयबल बन रहा है, उसके हाथ को काम ही नहीं है। और शिक्षा ऐसी हो गई है कि उसके हाथ को यदि काम मिलेगा तो शिक्षित लोगों को करना नहीं है। तो हम आर्थिक दृष्टि से दारिद्र्य की ओर ही बढ़ रहे हैं। ये अर्थ पुरुषार्थ है, वह विस्थापित हो गया है, अनवस्थित हो गया है, इसलिए ऐसा होता है। तो नियम क्या है? जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा प्रोडक्शन में लगना चाहिए, उत्पादन में लगना चाहिए, और विपुल मात्रा में भौतिक समृद्धि का उत्पादन, निर्माण, सृजन होना चाहिए। अब वो यंत्र और उसका क्या करना, वो एक स्वतंत्र विषय है। पूर्ण एक सत्र हमारा इसके लिए होगा कि उत्पादन में यंत्रों की क्या भूमिका है। दूसरा है अब अर्थ पुरुषार्थ के लिए दूसरी जो व्यवस्था है वह है वाणिज्य की। वाणिज्य माने व्यापार। अब उत्पादन में और व्यापार में अंतर क्या है, और हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या है? जो उत्पादन करता है उसे व्यापार नहीं करना चाहिए, जो व्यापार करता है उसको उत्पादन नहीं करना चाहिए। अब इसके सामने आज बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, बहुत तर्क वितर्क दिए जा सकते हैं, परंतु भारत के अर्थ पुरुषार्थ की जो व्यवस्था बनी है उसमें ये बात तो मुख्य है कि जिसका काम जो है वो करे, दूसरों के काम नहीं लेना, दूसरों के काम नहीं छीनना। अर्थार्जन के लिए जो काम कर रहा है उसका काम तो और किसी ने छीन लेना ही नहीं चाहिए। ये भी चोरी जैसा अपराध है, ये भी लूट और डाका डालना उसके जैसा अपराध है। तो दूसरा जो है वह व्यापार है, वाणिज्य है। भारत में वाणिज्य की परंपरा विश्व में सर्वश्रेष्ठ रही है। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का 73% हिस्सा, 73% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वो चीन और भारत का मिलकर था। 40% चीन का, 33% भारत का। इसका अर्थ है भारत का व्यापार विश्व में चलता था, भारत के उत्पादन विश्व भर में जाते थे, और विश्व के श्रेष्ठ उत्पादन भारत में भी आते थे। व्यापार कभी एक पक्षी नहीं होता,
तो दुनिया के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पदार्थ भारत में आते थे। लंका के मोती, बसरा के मोती, ईरान के अंगूर, ईरान के गलीचे, विश्व में जो जो भी उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, वो भारत में आता था। सुवर्ण भारत में आता था। भारत से जो भी बाहर जाता था उसके बदले में सुवर्ण आता था। तो सुवर्ण इतना अधिक था, इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उत्पादन भारत में भी सुवर्ण तो मिलता है, परंतु विश्व भर से भी सुवर्ण आता है, क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं। भारत के व्यापार के लिए जो साधन चाहिए, माने हमारा जो नौका उद्योग है, वो भी सर्वश्रेष्ठ है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ। और इस वाहनों के कारण से, यातायात के साधनों से, उसमें उसके निर्माण की हमारी कुशलता के कारण से विश्व व्यापार में हम ही श्रेष्ठ रहे हैं। तो व्यापार तो होता ही है। व्यापार कहते किसको है, वाणिज्य कहते किसको है? जहां उत्पादन होता है वहां तो व्यापार की आवश्यकता नहीं है। जो उत्पादन करता है उसको तो मिल ही जाता है, और जो उत्पादन करते हैं वो आपस में सबको सारी वस्तुएं देते हैं, उसको व्यापार नहीं कहते। वो उसके संबंध में बाद में भी ये प्रश्न आने वाला है, मैं पहले ही कहती हूँ, फिर भी आप पूछ सकते हैं। विनिमय प्रथा या बार्टर सिस्टम जो कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ नहीं थे। वो बार्टर सिस्टम, ये बार्टर सिस्टम तो अंग्रेजों ने दिया हुआ शब्द है। उनको ये विनिमय की प्रथा क्या है, वाणिज्य क्या है, इसका कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए बार्टर सिस्टम जैसा शब्द प्रयोग हमारे यहाँ आया है। लेकिन बार्टर सिस्टम ये हमारे यहाँ व्यापार का मूल आधार नहीं है। व्यापार का, वाणिज्य का मूल आधार है एक है गोपालन, दूसरा है कृषि। ये भी वाणिज्य के साथ जुड़ा हुआ है, ये लेकिन ये उद्योग है। परंतु वाणिज्य किसको कहते हैं? जहां उत्पादन होता है वहां से जहां उत्पादन नहीं होता वहां वस्तुएं पहुंचाना, उस पहुंचाने की व्यवस्था करना, उसको वाणिज्य कहते हैं। तो वाणिज्य अर्थ पुरुषार्थ का दूसरा आयाम है। तो फिर जो वाणिज्य करते हैं उनका पहला कर्तव्य है किसी के भी पास आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंचना, ये हमारा अपराध रहेगा। सबको सब मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था करो। कोने को सुदूर कोने में नहीं मिल रहा है, नहीं, व्यापारी क्या कर रहे हैं? व्यापारियों का महाजन जो गिल्ड होता है वो क्या कर रहा है? उसने देश की 140 करोड़ की जनसंख्या को या विश्व की 6-7 अरब जनसंख्या को जो चाहिए वह यदि वहां उत्पादित नहीं होता है तो पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कर्तव्य है, यह कर्तव्य है। और उसमें भी यही आया कि मुझे क्या मिलेगा इसकी चिंता दूसरे नंबर की है, इनको कैसे मिलेगा, जिनके पास नहीं है उनको कैसे मिलेगा, इसकी व्यवस्था करो। तो ये मूल आधार हुआ वाणिज्य की वृत्ति प्रवृत्ति का। दूसरा है कि वाणिज्य के लिए क्या क्या चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसे करना। जैसे वाणिज्य के लिए परिवहन चाहिए, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थ को ले जाना है तो वाहन चाहिए, कार्गो चाहिए। तो किस पर लाद कर ले जाएंगे? आज तो विमान भी है, समुद्री जहाज भी है, रेलवे भी है और ट्रांसपोर्ट भी है। ये ट्रांसपोर्ट मूल अर्थ में ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, इसके ऊपर समृद्धि का आधार है। सूत्र वही लागू होते हैं, कौन से? पर्यावरण की हानि नहीं होना, मनुष्य के स्वास्थ्य की हानि नहीं होना,
और स्वतंत्रता का नाश नहीं होना। ये 3 आधारभूत सूत्र हैं। अब इन 3 सूत्रों को लागू करके देखो, कौन सा वाहन, कौन सा साधन, यातायात की कौन सी व्यवस्था वाणिज्य के अनुकूल होगी। फास्ट जाना है, ये सिद्धांत ही नहीं है। एकाधिकार होना सिद्धांत ही नहीं है। उत्पादन का भी पेटेंट नहीं होना और वाणिज्य का भी सोल सेल एजेंसी नहीं होना, ये तो पहला सिद्धांत है। परंतु सड़क और परिवहन का वाहन, ये दोनों ही बातें यदि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है तो इस प्रकार से वाणिज्य तो नहीं होगा। हाँ, आप कहेंगे कि नहीं पहुंच सकते ना विश्व भर में, मत पहुंचो ना, वहां जाकर उत्पादन करना सिखाओ। ये सुसंस्कृत व्यवस्था हुई। आपको डिटर्जेंट पाउडर एक स्थान पर निर्माण करके विश्व भर में क्यों पहुंचाना है? अगर विश्व भर के लोगों की चिंता करना है तो वहां जाओ और उनको डिटर्जेंट पाउडर बनाना सिखाओ। इससे परिवहन कम होगा, इससे स्वतंत्रता की रक्षा होगी, इससे जो चाहिए वो सब मिलेगा। ये उल्टा नहीं चलता कि हम किसी को उत्पादन करने नहीं देंगे, किसी को उत्पादन करना सिखाएंगे नहीं, हमारा एकाधिकार रहेगा, हमारा पेटेंट रहेगा और हम ही विश्व भर में पहुंचाएंगे, चाहे 5 रुपये की वस्तु 50 में या 500 में क्यों न देनी पड़े। वो तो बहुत ही अच्छा होगा। उत्पादन खर्च 5 रुपया, प्राप्ति 500 रुपया, तरक्की कर रहे। ये तो अधर्म है, यही अपराध है, ये सोच ही भारतीय नहीं है। तो वाणिज्य में पहले होता है परिवहन व्यवस्था। परिवहन के कारण से पदार्थ की कीमत बढ़ती है तो वो अनर्थ शास्त्र है, अर्थशास्त्र नहीं है। दूसरा, जो अनिष्ट आज घुस गया है वह है विज्ञापन। विज्ञापन के कारण से क्या क्या हो रहा है। विज्ञापन के कारण से नहीं चाहिए ऐसे पदार्थ भी हम क्रय करते हैं, नहीं चाहिए उससे बहुत अधिक मात्रा में पदार्थों को क्रय करते हैं। महंगा होता है विज्ञापन के कारण से तो भी हम क्रय करते हैं। तो इधर तो उपभोक्ता की बुद्धि का नाश है, इधर अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी बढ़ रही है। क्योंकि वह उत्पादन तो नहीं हुआ, वह तो कीमत बढ़ाने वाला हुआ। तो फिर हम ये इस प्रकार का विज्ञापन भारतीय सिद्धांत की दृष्टि से भी कहेंगे तो मैंने उत्पादित की हुई वस्तु का मैंने ही गुणगान करना, ये आत्मश्लाघा, ये तो निंदनीय अपराध है। उपभोक्ता कहेगा ना ये अच्छा है, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारी विश्व भर में होती ही रही है। परंतु आज विज्ञापन उद्योग ने अनर्थकारी अर्थशास्त्र को जन्म दिया है। तीसरा, पैकिंग। ये क्या है? पैकिंग से पदार्थ खरीदने वाला ग्राहक भी निर्बुद्ध है और पैकिंग से आकर्षण बढ़ाने वाला और वितरण बढ़ाने वाला, व्यापार बढ़ाने वाला, वाणिज्य बढ़ाने वाला व्यापारी अपराधी है। निर्बुद्ध ग्राहक और अपराधी वृत्ति वाला व्यापारी, ये तो अनर्थकारी अर्थ है। इससे भला नहीं होता, इससे समृद्धि नहीं आती। तो हम कैसे करेंगे फिर? पैकिंग के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि पैकिंग तो हम फेंकने वाले हैं और प्लास्टिक का पैकिंग तो और प्रदूषण बढ़ाने वाला है। तो अंदर की वस्तु की कीमत है या पैकिंग की? अब ये शिक्षा का ही प्रश्न आता है कि हम ऐसे लोगों को पढ़ाते ही नहीं कि आप पैकिंग के पीछे मत जाइए, ये तो बुद्धिहीनता है। और चौथा है बिचौलिए। जितने बिचौलिए अधिक होते हैं
उतनी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है। ये वाणिज्य के अनर्थ हैं, ये वाणिज्य के दूषण हैं। तो ये जो है कि उत्पादन और व्यापार, ये दोनों आज हम इतने विपरीत दिशा में पहुंच गए हैं कि इनको हम समझ ही नहीं पाते। ये हो क्या रहा है? ये दारिद्र्य बढ़ाने वाला, अस्वास्थ्य बढ़ाने वाला, प्रदूषण बढ़ाने वाला अर्थशास्त्र है। भारत में इसको कभी भी मान्यता नहीं दी गई है, और तब भी हम विश्व में समृद्धतम समाज रहे हैं। भारत में जो समृद्धि है उसकी तो विश्व में कल्पना भी नहीं की जा सकती है, स्वप्न भी नहीं आते हैं कि इतनी समृद्धि होगी। हमारे स्वर्ग की कल्पना हम करते हैं तो दुनिया को तो इसको समझ में ही नहीं आता, इसकी कल्पना में भी नहीं आता इतनी समृद्धि। इसके लिए मैंने दो बातें की, उत्पादन और व्यापार। देश की 140 करोड़ जनसंख्या में से 100, 110, 120 करोड़ जनसंख्या को काम करने में लगना चाहिए, श्रम करने में लगना चाहिए, उत्पादन और वाणिज्य के क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। तब व्यक्ति की समृद्धि बढ़ती है, समाज की भी समृद्धि बढ़ती है, और चिरंतन समृद्धि, कल्याणकारी समृद्धि, वैभवकारी समृद्धि तब हमको मिलती है। हजारों वर्षों के इतिहास ने सिद्ध किया है कि भारत में ऐसा ही रहा है, और इसलिए भारत को समृद्धि भी प्राप्त होती रही है। हम अन्य दो बातों की, अब हरेक को अर्थार्जन तो करना ही चाहिए, अर्थार्जन से ही भौतिक जीवन का योगक्षेम चलेगा। तो योगक्षेम के और रास्ते कौन से हैं? सबसे पहला तो ये उद्योग है, दूसरा व्यापार है। और कौन से रास्ते हैं, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। एक बात आपको यदि ध्यान में आई हो तो जितनी भी अभी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की बात की, वे सब धर्म के अनुकूल हैं। धर्मानुकूल अर्थशास्त्र ही भारत का अर्थ पुरुषार्थ है, उसका मूल सिद्धांत है। इस बात को हमें समझना चाहिए। धर्म के बिना अर्थ की बात ही हम नहीं कर सकते। धर्म की स्वतंत्र चर्चा तो हम करेंगे ही, परंतु जितना भी अभी अर्थ का सिद्धांत हमने बताया, वो सारा का सारा धर्म और अधर्म से ही सही गलत के दायरे में आता है। तो ये इन दो बातों का हमने अभी चिंतन किया। आगे और रास्ते कौन से हैं? मुझे लगता है कि अर्थ पुरुषार्थ के लिए हमने थोड़ा और भी समय लगाया तो वह निरुपयोगी नहीं होगा या अतिरेकी नहीं होगा, क्योंकि अंततो गत्वा समृद्धि प्राप्त करने का अधिकार सबको है, समृद्ध बनने का अधिकार सबको है, और ऐसा भाग्य सबको मिलना चाहिए, क्योंकि समृद्धि से ही धर्म और संस्कृति की रक्षा होती है। जो कहते हैं ना, बुभुक्षितः किन्न करोति पापम। अरे भूखा भूखा आदमी अब यदि पाप करता है तो वो पाप नहीं है। क्यों नहीं? खाना तो सबको मिलना चाहिए। इस खाने को छीनने वाला अर्थशास्त्र तो अधर्मी अर्थशास्त्र है। इसलिए हमें अर्थ पुरुषार्थ को व्यवस्थित करने की बात सबसे पहले करनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मुझे लगता है कि समय हो गया है, तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। आगे आपकी जिज्ञासा, आपके अभिप्राय, आपके प्रश्न, यहीं रुकती हूँ। नमस्कार। इसमें बताया ही नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हमें इसके लिए थोड़ा अधिक समय देना होगा। तो हम एक सत्र में ये बार्टर सिस्टम क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी जरूर बात करेंगे। ठीक है जी, बस ये जी।
उत्कर्ष भाई। नमस्ते तय। नमस्कार। तय, ये वर्ण व्यवस्था की वाणिज्य या व्यापार में क्या स्थिति रहती थी, उसका क्या महत्व था? वो हाँ अगर हाँ, बता। महत्वपूर्ण बिंदु था, कितना प्रभाव जी था उसका ये पूरे क्षेत्र में? जी जी, ये भी आज के विषय में माने दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा तो प्रश्न है, क्योंकि वर्ण और जाति और व्यवसाय ये भी एक स्वतंत्र विषय है। फिर भी यदि एक दो बातों में बताऊं तो वर्ण व्यवस्था का यदि हम स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, तो शूद्र वर्ण उत्पादन करता है और संपूर्ण समाज की समृद्धि का आधार उनके ऊपर है। वैश्य वर्ण वाणिज्य करता है तो वह दूसरे नंबर पर आता है, और जो क्षत्रिय वर्ण है उसको नौकरी करना है, वह तीसरे नंबर पर आता है। वह तो समाज से लेने वाला ही है, वाणिज्य और उद्योग की तरह वो देने वाला नहीं है। तो समाज की समृद्धि की रक्षा भले ही वो करे, उसके ऊपर समृद्धि का आधार नहीं है। और ब्राह्मण वर्ण का तो उत्पादन में बिल्कुल ही या अर्थ के क्षेत्र में बिल्कुल ही उपयोग नहीं है। हम कह सकते हैं वे तो निठल्ले हैं, वे तो पराधीन है, समाज के ऊपर अधीन है, कुछ भी उत्पादन करते नहीं और खाते हैं और प्राप्त करते हैं। इसलिए ब्राह्मण वर्ण उत्पादन नहीं करता, व्यापार भी नहीं करता, नौकरी भी नहीं करता, वह सेवा करता है। इसलिए समाज में ब्राह्मणों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए और शूद्रों की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। शूद्रों के साथ समृद्धि है, ब्राह्मण समृद्धि की बात नहीं करता, संस्कृति की बात करता है, और इसलिए वह समृद्ध समाज के अधीन रहकर अपना योगक्षेम चलाता है। अब इतने मात्र से प्रश्न तो अनेक निर्माण होंगे, तो इसकी हम चर्चा स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जाति इसी मुद्दे के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था है। वो आज हमने सारा घालमेल कर दिया, सारी अनवस्था निर्माण कर दी। इसका कारण ये है कि हमने सही में अध्ययन करने का विचार ही नहीं किया कि ये सब है क्या मामला, इतना गड़बड़ कैसे हो गया। जाति व्यवस्था तो वेद काल से चली आई है, और कभी भी इतना विवाद और इतनी अनवस्था, इतने झगड़े, इतने इतनी समझ का अभाव कभी नहीं रहा। तो ये है क्या, इसका स्वतंत्र विचार हमको करना ही चाहिए। अभी 2 मिनट में ही मुझे जो मूल बातें बतानी थी वो बताई, परंतु इनमें से प्रश्न तो अनेक निर्माण होने ही वाले हैं। ये तो सही है, जैसे अभी रक्षा जी ने बार्टर सिस्टम का कहा, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसे वर्ण और जाति और व्यवसाय ये भी एक बड़ा विषय है। ताई, इसमें जो पुत्र पिता से व्यवसाय सीखता था, जी उस हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था चलती थी, उससे समृद्धि आती थी, या उससे वो किस दिशा में समाज जाता था? बस वो उस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न था। देखो, प्रश्न ऐसे होते हैं जो सुना उसमें से निर्माण होते हैं, जो सुना ही नहीं उसके बारे में आप प्रश्न पूछेंगे तो हम तो फेल ही होंगे ना फिर। तो ये जो आपका प्रश्न है ना, नहीं, ये जो आपका प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण है। मैं इस अर्थ के साथ जुड़े सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, और हमने उसका सांगोपांग विचार करना ही चाहिए। इसलिए आपने जो पिता पुत्र का, परिवार का, व्यवसाय और ये प्रश्न किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका भी माने ये सारे जो विषय है ना, उनका स्वतंत्र एक चिंतन सत्र में पूरा समय देकर हम विचार करेंगे। अभी मैं इसमें जाऊंगी तो ये हमारे जो अभी 10 मिनट बच्चे हैं ना, वो भी समाप्त हो जाएंगे और कम पड़ जाएंगे। इसलिए
परंतु आपका प्रश्न विचारणीय है अवश्य, और इसका विचार हम अवश्य करेंगे, इतना ही अभी कह सकती हूँ। धन्यवाद ताई। हाँ, ये विषय बहुत बड़ा सागर जैसा है, इसलिए इसका विचार भी अधिक समय देकर हमको करना चाहिए। गौरी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। गौरी जी, आपने अपना हैंड राइज किया था, आप प्रश्न पूछिए। सॉरी ताई जी, मेरा आवाज खराब है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बात करने की। पहले जमाने में इंडिया को गोल्ड की चिड़िया बोलते थे। क्या भाषा का क्या महत्व है? क्योंकि भाषा तो हमें तब हर किसी की आती नहीं थी, हर देश की। बट आज अगर हमें कहीं जाना है तो भाषा का इतना ज्यादा महत्व होता है, तो हमारा बिजनेस कैसे चलता था तब? हाँ, देखो चलता ही था, और भारत के व्यापारी तो विश्व भर में जाते ही थे। इसका अर्थ है कि भाषा का कोई व्यवधान नहीं आता था, और हमको भी कभी नहीं लगता था कि उनकी भाषा माने अंग्रेजी भाषा में ही होगा, यूरोप की भाषा में ही होगा, ऐसा नहीं लगता था। तो ये आज भी हमारी ये मिथ है कि अंग्रेजी के बिना विश्व व्यापार नहीं हो सकता। आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, परंतु आप उत्पादन अच्छा करते हैं, तो आप विश्व में कहीं पर भी जाकर व्यापार कर सकते हैं। आप में यदि स्वमान है, स्वाभिमान है, अपनी भाषा के प्रति प्रेम है और हीनता बोध नहीं है, तो अंग्रेजी के बिना भी विश्व में कहीं पर भी जा सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। व्यापार ही क्यों, अन्य बातें भी कर सकते हैं। आपको अंग्रेजी को छोड़कर विश्व की सैकड़ों भाषाओं में से कहाँ आती है कोई भाषा? तो भी आप फ्रांस में नहीं जा सकते, रशिया में नहीं जा सकते, चीन में नहीं जा सकते, सर्वत्र जा ही तो सकते हैं। इसलिए बिजनेस कैसे चलेगा, ये तो प्रश्न ही नहीं है। अनेक अंतरराष्ट्रीय हीरो का व्यापार करने वाले व्यापारी स्वयं अंग्रेजी नहीं जानते हैं, और अगर वे कहें कि हमको अंग्रेजी नहीं आती, नहीं बोलना, तो वे जरूर आपकी भाषा हिंदी, गुजराती, मराठी सीखने लगेंगे। एक बार कहो, ये भाषा के साथ तो राष्ट्रीय स्वाभिमान इतना जुड़ा हुआ है कि एक बार आप कहो कि हमारे साथ बात करनी है तो हिंदी में बात करनी होगी, या हम जहां भी आएंगे हिंदी में ही बात करेंगे, तो विश्व की सभी प्रमुख यूनिवर्सिटीज में कल हिंदी भाषा के डिपार्टमेंट शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमको कहने की हिम्मत कहाँ है? प्रश्न इसका है, साहस का है, स्वाभिमान का है, सामर्थ्य का है, भाषा का नहीं है। भाषा जी का नहीं, विश्व का भी नहीं है, हमारा ही है। विश्व नहीं कहता कि हमारी भाषा में बात करो, विश्व तो देखता है कि ये हमारी भाषा में बात करते हैं, तो हम इनको बाध्य करेंगे कि हमारे साथ व्यापार करना है, हमारी भाषा में बात करो। जिस दिन देखेंगे कि ये तो नहीं बोलते हैं हमारी भाषा, उस दिन वे हमारी भाषा बोलना शुरू करेंगे, जी है ना? जी, धन्यवाद। हाँ जी। प्रशांत जी सावंत। नमस्ते ताई जी। नमस्कार। हाँ, मुझे एक प्रश्न था कि हाँ। पहले हम जैसे अभी विश्व व्यापार करना है, तो अभी कैसे जहाज है और जो गति से जाते हैं, तो पहले हम सिर्फ जहाज से जाते थे, मतलब हाँ, जल का ही उपयोग, जल हाँ, हाँ, मार्ग से नौका जाते थे, नौका से जाते थे। नौका हाँ, से जाते थे। हाँ। और तो वो कैसे पोसाता था, मतलब टाइम ज्यादा लगता था। तो और लगता था। इस पृष्ठ में अभी अभी भी देखेंगे, अगर अभी हमें वाहन से कहीं पे भी कुछ पहुंचाना है, तो हम कैसे टेम्पो वगैरह कर लेते थे। तो अगर बैलगाड़ी से या हाथ की साइकिल हाँ, से या ऐसा कोई जाएगा, तो कैसे हाँ, पोसाएगा, मतलब जो लेके जाता है उनको भी और जो मंगाता है उनको भी। तो इसके हम्म। बारे में थोड़ा। हाँ,
तो आपको गति के सिद्धांत को, गति नहीं चाहिए, वेग नहीं चाहिए, प्राकृतिक गति से हम चलेंगे, ये यदि आधारभूत सिद्धांत बनाया तो समय के साथ नष्ट होने वाले पदार्थों का व्यापार नहीं करेंगे। जैसे आज है ना, अन्न, तैयार भोजन विदेशों में जाता है, ये तो कल्पना भी नहीं हो सकती ना। आप वहां जाकर उनको भोजन बनाना सिखाओ ना। मैंने अभी ये भी कहा था कि वहां भोजन क्यों भेजते हैं, दाल सब्जी क्यों बना बना कर भेजते हैं, वहां सब्जी उगाना सिखाओ, वहां सब्जी बनाना सिखाओ। अगर आप विश्व का भला चाहते हैं, पर्यावरण का भला चाहते हैं, स्वास्थ्य का भला चाहते हैं, तो इन मूल सिद्धांतों को ही बदलो। हमारे पास बैलगाड़ी को छोड़कर और कोई वाहन नहीं है। धर्म आपको अनुमति नहीं देता हवाई जहाज की, धर्म आपको अनुमति नहीं देता पेट्रोल संचालित वाहन की। अब जो करना है करो। नहीं जा सकता ना 500 किलोमीटर दूर, नहीं जा सकता ना 5000 किलोमीटर दूर, तो मत भेजो। जो जा सकता है 3-4 महीने के बाद पहुंच सकता है तो भी खराब नहीं होता, ऐसे पदार्थों का वाणिज्य करो, ऐसे पदार्थों के लिए वाहन का प्रयोग करो, परिवहन का प्रयोग करो। आज आप अनर्थकारी सिद्धांत को अपना लेते हैं और बाद में कहते हैं कि ऐसे तो कैसे होगा। नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसी सिद्धांत के आधार पर हजारों वर्षों से हमारा देश और हमारा समाज और हमारे व्यक्ति समृद्ध ही होते रहे हैं। गरीब कभी नहीं हुए, रोगी कभी नहीं हुए। दुनिया में इतने रोग पैदा करो और बाद में फार्मास्यूटिकल उत्पादन बढ़ाओ, इससे विपरीत, इसे विपरीत बुद्धि कहते हैं, सीधी बुद्धि नहीं कहते। खाओ और तंदुरुस्त बनो, ये मूल सिद्धांत है। खाओ, रोगी बनो और दुनिया को रोगी बनाओ और फिर दवाइयां निर्माण करो, वो भी महंगी बेचो और अस्वास्थ्य करो, स्वास्थ्य खराब करो और पर्यावरण की हानि करो। ये कभी आर्थिक सिद्धांत हो सकता है? कभी सांस्कृतिक सिद्धांत हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको विपरीत बुद्धि कहते हैं और ऐसी विपरीत बुद्धि देने वाले हमारे विश्वविद्यालय हैं। ऐसा अर्थशास्त्र सिखाने वाले, ऐसा उपभोग सिखाने वाले हमारे विश्वविद्यालय हैं, अर्थशास्त्र हैं। इसी की तो चिंता करना है, इसी के उपाय के रूप में ही तो व्यास विद्यापीठ चलाना है, राम विद्यापीठ चलाना है। ये चल क्या रहा है? हम दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए मूल में जाकर चिंतन करो। लीकेज होगा ना, होने दो, मत करो ऐसा व्यापार। कोई ये नहीं कहता कि व्यापार मत करो और गरीब बनो, नहीं, इस पद्धति से व्यापार करो कि आप समृद्ध बने रहेंगे, आपकी समृद्धि बढ़ती रहेगी और आपके साथ सभी की समृद्धि बढ़ती रहेगी। धन्यवाद ताई जी। हाँ, तो चिंतन शुरू करो। आज के आज जो कुछ कर रहे हैं वो छोड़ो नहीं, परंतु चिंतन शुरू करो। प्रणाम ताई, समय हो गया मगर प्रश्न रखना चाहता हूँ, उत्तर भले बाद में मिले। अभी वो जिसको आपके प्रश्न पूछना है वो अपने गट में प्रश्न डाल सकते हैं, अभी समय हो गया है। और विनोद जी, हम व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। जी ताई, जी ताई। पूर्ण करना है सुमति बहन? हाँ, पूर्ण कीजिए। इसमें से जो विश्व के जैसा विचार हमको लगता है वो निकलेगा। उस विश्व को पीने वाले भगवान शंकर भी होने चाहिए, वे भी आएंगे और हमको उस विश्व से बचाएंगे। परंतु हम मंथन ही नहीं करेंगे तो मंथन के अंत में जो अमृत मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। विश्व से शुरू होता है, अमृत में समापन होता है। इसी को भगवत गीता में सात्विक सुख कहा है। तो हम घबराए नहीं,
और निराश और न हो और नाराज भी ना हो कि ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इतने निवेदन के साथ हम पूर्ण करते हैं कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार।